जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। आज के टॉपिक का क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन आज के टॉपिक का नाम है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग आज भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आप लोगों ने इस टॉपिक का नाम सुना होगा, इनफैक्ट बहुत सारा अध्ययन भी किया होगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही खास टॉपिक है ये भारतीय इतिहास का। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना भैया, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति, इसको अगस्त क्रांति भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज हम लोग करेंगे चर्चा। देखो, सबसे बड़ी बात है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू क्यों हुआ, इसको ध्यान देना है अपने को। ठीक है ना, इसके कारण की अगर बात करें हम कि क्यों शुरू हुआ, तो एक चीज ध्यान देना कि अंग्रेजी सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1942 में ये मिशन आया था, लेकिन ये असफल हुआ। ये असफल हुआ मिशन, असफल। क्यों असफल था? क्यों? क्योंकि चाहे हम बात करें कांग्रेस की या हम बात करें मुस्लिम लीग की, इन दोनों पार्टियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, दोनों के अपने अपने कारण थे, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया। तो जिसकी वजह से इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, ये असफल हो गया क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो भारतीयों को लगा कि उनके साथ छल हुआ है। क्या हुआ? छल हुआ है। क्योंकि भाई सरकार विदेशी थी, सुधार बड़ा रेयर होते थे, बहुत ज्यादा डिमांड के बाद कोई सुधार होता था। भारतीय बहुत बड़े बड़े आंदोलन करते थे, बहुत ज्यादा विरोध करते थे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते थे, तब अंग्रेजी सरकार किसी सुधार पर राजी होती थी। और मान लो अगर राजी भी हुई, फिर वो सुधार किया, फिर उससे भारतीय नाराज हो गए या भारतीयों के अपेक्षाओं को पूरा न कर पाया, तो जिससे भारतीयों को दुख होता था। और कुछ ऐसा ही हुआ क्रिप्स मिशन के दौरान। तो ये मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ये अब काबिले बर्दाश्त नहीं है। अर्थात अब ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। हालांकि इस समय थोड़ा तत्कालीन परिस्थितियों को भी देखते हैं हम लोग। तो इस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी? तत्कालीन परिस्थितियां जो थी, इस पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध सेकेंड, ये विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, ये ऑन था, विश्व युद्ध चल रहा था। परिस्थितियां ये थी कि विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, विश्व युद्ध में जो है आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। दो तीन बातें समझनी पड़ेगी कि विश्व युद्ध में खास तौर पे जो जापान था, जापान तो शक्ति बढ़ रही थी, जापान की शक्ति बढ़ रही थी। ठीक है, शक्ति बढ़ रही थी। क्लियर है? जापान की शक्ति बढ़ रही थी। जापान धीरे धीरे करके, धीरे धीरे आपके सिंगापुर, ठीक है, वर्मा एवं मलाया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जापान की शक्ति बढ़ रही थी। अब ये जापान की शक्ति बढ़ने की वजह से स्थिति ये हुई कि खतरा, भारत पर भी खतरा। भारत पर भी युद्ध का खतरा था। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये तत्कालीन परिस्थितियां थी। ठीक, इसके अलावा कुछ और वजह थी। वजह क्या थी? अब युद्ध होता है तो जानते हैं महंगाई चरम पे आ जाती है। तो महंगाई जो थी चरम पे थी।
चरम पर, महंगाई चरम पे आ गई। जब महंगाई चरम पे आ गई तो इससे आम जनमानस, खास तौर पे आम जनमानस बड़ा प्रभावित हुआ। महंगाई चरम पे आ गई, ठीक है, वस्तुओं के दाम बढ़ गए, ठीक है, और इसका परिणाम यह हुआ कि आम जनमानस जो था, आम जनमानस असंतुष्ट हो गया, ठीक है, हाँ असंतुष्ट। तो आम जनमानस असंतुष्ट हो गया, इस चीज को ध्यान देना है। तो असंतुष्टि से आगे क्या स्थिति बनी कि विद्रोह की संभावना प्रबल होने लगी, ठीक है। अब असंतुष्टि, जब जनता, आम जनता जब जो है, जब आम जनमानस असंतुष्ट होता है तो ये विद्रोह को जन्म देता है, इस चीज को ध्यान देना आपको, ठीक है ना, हाँ विद्रोह को जन्म देता है। अब ये तो आम जनता की बात हो गई। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है उत्साह भरने का काम किया गांधी जी ने। गांधी जी ने उस जनता में उत्साह भरने का काम किया। गांधी जी की एक पत्रिका थी, आप लोगों ने सुना होगा, इस पत्रिका का नाम हरिजन, ठीक है, पत्रिका थी ये गांधी जी की, ठीक है। तो इसमें गांधी जी ने एक बात लिखी, आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जापान का आक्रमण जो है भारत के ऊपर होने की प्रबल संभावना थी कि जापान का आक्रमण भारत के ऊपर हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज भी कांप रहे थे कि अरे अगर आक्रमण हो गया तो क्या करेंगे। अंग्रेजों के दिमाग में आ रहे थे कि छोड़ के निकल लें क्या, यहां से क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, क्योंकि एक्सिस पावर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मतलब धुरी राष्ट्रों की शक्ति। मित्र राष्ट्र थोड़ा दब के रह रहे थे और कमजोरियां परिलक्षित हो रही थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इन्होंने क्या कहा कि भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, ठीक है, इसलिए मत छोड़ो कि जापान आक्रमण कर रहा है, भारत को छोड़ दो, भारत के ऊपर आक्रमण हो और परेशान हो, भारतीयों का शोषण हो और भारतीयों के ऊपर संकट आए, इसलिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, ठीक है। ये गांधी जी ने कहा था, स्टेटमेंट याद रखना है। हरिजन पत्रिका उनकी थी, उसी में कहा था इन्होंने, ठीक है, इन्होंने गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में कहा था, इस चीज को कहा था, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना। और ये स्टेटमेंट इनका है 5 जुलाई 1942 का, ठीक है, स्टेटमेंट, इस चीज को ध्यान देना। 5 जुलाई 1942 का ये स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने बात बोली थी, ठीक है ना, और इसलिए बोली थी क्योंकि जापान का आक्रमण भारत पे, संभावना थी कि जापान का आक्रमण भारत पे हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बोला था। क्लियर भैया, समझना है इस चीज को। आगे की परिस्थिति ये होती है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर बड़ा ही सीरियस हो जाता है, कांग्रेस पूरा दल सीरियस हो जाता है, और इस दल ने, खासतौर पर कांग्रेस ने डिसीजन लिया कि इस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ सॉलिड स्टैंड लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक होती है वर्धा में। तो वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसको वर्धा प्रस्ताव कहते हैं, वर्धा प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। इसमें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो थी, कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव जो है पारित किया, इसी को ध्यान देना आपको। एक प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने, ठीक भैया। और ये प्रस्ताव जो था, ये 14 जुलाई को प्रस्ताव आया। जुलाई 1942 को ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में क्या कहा गया, इस चीज को आपको समझना है कि इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था। और इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अर्थात अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए जो है
इस प्रस्ताव को लाया गया कि हम जो है इस प्रस्ताव को इसलिए लाएंगे क्योंकि जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे तब तक भारतीयों का शोषण होता रहेगा, स्वराज की स्थापना नहीं होगी और भारतीयों की दशा में कोई सुधार नहीं होगा। ये बात सबको पता चल गई, ठीक है। और इस बात के अवगत हो जाने के परिणाम स्वरूप भारतीयों में एकता का सूत्रपात हुआ, भारतीयों के अंदर एकता की भावना का विकास हुआ। लिहाजा भारतीयों ने भी कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार किया कि एक प्रस्ताव लाया जाए और जिसमें सारे भारतीय राजी होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करें, ठीक है। तो वर्धा में प्रस्ताव लाया गया, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक भैया। उसके बाद प्रस्ताव के बाद एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में प्रस्ताव लाया, ठीक है। अब आगे की स्थिति समझते हैं। अब भैया थोड़ा आगे समझते हैं, आगे क्या स्थिति बनती है। एक महीने बाद अगस्त में लगभग जो है 7 अगस्त को 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। कब होता है? 7 अगस्त 1942 को क्या होता है भैया? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। कांग्रेस का अधिवेशन होता है 7 अगस्त को, इस चीज को ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है, ठीक है। कहां होता है? ग्वालियर टैंक, बंबई में। ग्वालियर टैंक बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसी में नेहरू मतलब जवाहरलाल की बात कर रहा हूं मैं, ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। ये भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव लाया गया था वर्धा में, ध्यान देना, वहां पे तैयार किया गया था। जिसे बाद में कांग्रेस की जब जो सत्र होता है, अधिवेशन होता है, तो उसमें इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उसके बाद 8 अगस्त को यह पास होता है। इसको पास कर लिया जाता है, 8 अगस्त को इसको पास कर लिया जाता है, ठीक है भैया, ध्यान देना, इसको पास कर लिया जाता है। अब ये जो प्रस्ताव जो आया, इस प्रस्ताव में कई बातें थी कि भारत छोड़ो आंदोलन अब शुरू किया जाएगा, इसी प्रस्ताव के माध्यम से शुरू करना है, ठीक है। इस अवसर पर गांधी जी का एक स्पीच बहुत ही खास जो है माना जाता है, इतिहास में उसका बहुत बड़ा महत्व है। गांधी जी का एक स्पीच बहुत ही खास है, ठीक है। गांधी जी का 70 मिनट का भाषण, ठीक है ना, 70 मिनट। वो चक दे इंडिया में शाहरुख खान का डायलॉग है ना, तुम्हारे पास कुल 70 मिनट है, तो उसी हिसाब से 70 मिनट का ये इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया गांधी जी ने। और ये भाषण बहुत ही खास भाषण था। गांधी जी ने इसी भाषण में कहा था कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूं। क्या बोला था? मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी अधिवेशन में
दिया, 70 मिनट का भाषण दिया और कहा करो या मरो। ठीक भैया, करो या मरो। इस चीज को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। करो या मरो का क्या मतलब है? करो या मरो का मतलब नहीं है कि मार काट, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आजादी के लिए कुछ करना है हमको, ठीक है, और इसी प्रयत्न में हमको मर जाना है। आजादी प्राप्त करने की चेष्टा में अगर मौत भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आजादी के लिए प्रयास करना है। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र महसूस करना आवश्यक है। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। भले ही हम लोग गुलाम देश में हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, ऐसा लगे कि मैं स्वतंत्र हूं, ठीक है ना। इस भाव में जब आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गांधी जी का यह विचार था कि हर एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्र रहना चाहिए। और गांधी जी ने भी कहा कि अंग्रेजों के साथ अब कोई डील नहीं होगी। गांधी जी ने क्या कहा? स्वतंत्रता से कम कोई समझौता नहीं। अर्थात स्वतंत्रता के अलावा अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं है। स्वतंत्र करें, नहीं तो कोई डील नहीं होगी। इन्होंने कहा, क्लियर कहा, स्वतंत्रता से कम हमें कोई मंजूर नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। गांधी जी ने कहा 70 मिनट की स्पीच में करो या मरो का नारा भी दिया, और बहुत ही बेहतरीन स्पीच था वो, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन स्पीच था। इस स्पीच में ही, इस स्पीच के बारे में पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं, सीतारमैया कहते हैं, क्या कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं पैगंबर। गांधी जी को पैगंबर बोलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि गांधी जी इस समय पैगंबर की तरह जो है भाषण दे रहे थे। इनका भाषण ऐसा था जैसे कोई पैगंबर भाषण दे रहा हो। इस तरीके से गांधी जी को पैगंबर किसने बोला? ये बोला पट्टाभी सीतारमैया ने। क्लियर भैया? इसी में, इसी स्पीच को सुनकर बोला। मतलब इतना बेहतरीन स्पीच था। गांधी जी ने पूरी जनता को एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया और आंदोलन के लिए प्रेरित किया कि हम अब आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात जो है, गांधी जी ने क्या बोला कि ये बोला कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा महसूस करे जैसे वो गुलाम न हो, ठीक है, कि गुलाम हम लोग भले हैं, लेकिन ऐसा महसूस करिए जैसे कि गुलाम हम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र होने का जो है आपको एहसास करना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं। इस बात को गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मोराल जो है ऊपर उठेगा, ठीक है ना। इस बात को गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कुछ और सुझाव दिए, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। गांधी जी के सुझाव, इस मुद्दे पर गांधी जी के कुछ सुझाव थे, ध्यान देना भैया। क्या सुझाव थे? पहला सुझाव था सरकारी कर्मचारियों को लेकर। सरकारी कर्मचारियों से कहा कि नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करें। कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं भारतीय, वो सरकारी पद पे बने रहें, लेकिन कांग्रेस को अंदर अंदर कांग्रेस को सपोर्ट करें, ठीक है ना। हाँ, ये उन्होंने कहा। इस चीज को ध्यान देना भैया, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा, इस चीज को जो है आपको ध्यान देना है। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने स्पीच दिया, कहा कि राजा महाराजा जो हैं, राजा महाराजा जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें, जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें, ठीक है। जनता को मान लें कि जनता ही हमारी सब कुछ है, ठीक है, ये स्वीकार कर लें राजा महाराजा। क्लियर है?
इतना करे और अपने राज्य को एवं अपने राज्य को भारत का अंग घोषित कर दें, भारत का अंग घोषित कर दें। ठीक है, कि भारत का अंग है, ये चीज बात बोला उन्होंने। छात्रों के लिए भी सलाह दिया भाई, युवा शक्ति, छात्रों को कहा कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब वह आंदोलन तक धैर्य बना के रख सके, धैर्य बनाकर रख सके। ठीक है, नहीं तो स्कूल जाते रहे आप, छोड़े ना पढ़ाई। अगर आपके अंदर धैर्य है कि नहीं हम आंदोलन करेंगे, हम हमारा हौसला बुलंद है, तभी आप पढ़ाई छोड़े, नहीं तो पढ़ाई अपना करते रहे। तो जो है छात्रों के लिए गांधी जी का अच्छा खासा सुझाव था। इसके अलावा जमींदारों के लिए, जनता, जमींदारों के प्रति, जमींदारों के लिए क्या था कि जनता जमींदारों को कर तभी दे जब जमींदार अंग्रेजों के विरोध में हो। अंग्रेजों के विरोध में हो। अगर अंग्रेजों के साथ खड़े हैं जमींदार तो जनता जो है कर न दे, ये गांधी ने कहा। तो गांधी जी ने तमाम तरह की चीजों से जो है लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और इसके बाद भयंकर तरीके से आंदोलन की हो जाती है शुरुआत। ठीक है, ध्यान देना भैया, इतना बोलते ही आंदोलन शुरू। आंदोलन शुरू हुआ। अब ये जो आंदोलन था, इसी को समझना है आपको। ये आंदोलन जो था बड़ा ही विभत्स आंदोलन था, ध्यान देना भैया। और 9 अगस्त को, जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि 8 अगस्त को जो है ये शुरू हो गया है, तो 9 अगस्त को अगले ही दिन जितने बड़े बड़े नेता थे, सारे बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस चीज को ध्यान देना है आपको। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। क्लियर भैया? अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है और जो है 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थोड़ा और समझते हैं। गांधी जी को पूना की आगा खान पैलेस में ठीक है, आगा खान पैलेस। दूसरे इनके साथ साथ, गांधी जी के साथ साथ इनकी पत्नी कस्तूरबा एवं सरोजिनी नायडू को भी आगा खान पैलेस में, ठीक है, गांधी जी को भी, सरोजिनी नायडू को भी, कस्तूरबा गांधी को भी, तीनों को कहां रखा गया? आगा खान पैलेस में रख दिया गया। ध्यान देना भैया। जवाहरलाल नेहरू पकड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू को इनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल, ठीक है। सबको अलग अलग जगह रखा गया ताकि साठगांठ न बन सके। एक ही जगह रख देंगे तो फिर से ये लोग साठगांठ बना लेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको बांकीपुर जेल में रखा गया।
बांकीपुर जेल, ठीक है, क्लियर भैया। और मौलाना कलाम आजाद को, मौलाना आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। बांकुड़ा जेल में रखा गया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। क्लियर है, कंप्लीटली जो है अंग्रेजी सरकार एकदम फॉर्म में आ गई, कहेगी नहीं भाई अब हम जो है सबको क्या कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ताकि जो है इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। लेकिन मैं आपको आगे बताता हूं, कहानी बताता हूं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अब गिरफ्तारी कर ली गई, गिरफ्तारी कर ली गई, प्लस कांग्रेस को असंवैधानिक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ठीक है, घोषित किया गया। कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, कांग्रेस जो है असंवैधानिक संस्था है, ठीक है। संपत्ति को जब्त कर लिया गया, कांग्रेस की जो संपत्ति थी सबको जब्त करना शुरू कर दिया गया, ठीक है, ध्यान देना भैया। लेकिन इसका स्थिति, इसका परिणाम क्या हुआ, ये ध्यान देना है। इसका परिणाम क्या हुआ, जनता अब स्वस्फूर्त हो गई। जनता स्वस्फूर्त हो गई। सरकार को क्या लगा, अंग्रेजी हुकूमत को ये लगा कि अगर हम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो स्थिति क्या बनेगी कि ये आंदोलन तत्काल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि नेतृत्व विहीन हो जाएगा। बड़े बड़े नेताओं को कर लेंगे तो कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहेगा, तो आंदोलन तुरंत कमजोर हो जाएगा और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी ने पहले ही कहा था कि हम लोग गिरफ्तारी होगी और अगर ऐसा होता है तो आप लोग जो है नेतृत्व संभाल लीजिए, अलग अलग तरीके से काम करिए, लेकिन ये आंदोलन चलते रहना चाहिए। जनता स्वस्फूर्त थी, जनता स्वस्फूर्त हो गई और जनता ने अपने तरीके से जो है इसका बागडोर संभाली। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, जनता उग्र हो गई, उग्र हो गई, ठीक है, जनता उग्र हो गई कि अब भैया ऐसा है कि बिना उग्र हुए काम होगा नहीं, ठीक है, उग्र हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इसमें इस आंदोलन में हिंसा प्लस अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब कुछ लोग थे जो अहिंसक तरीके से आंदोलन को चलाना चाहते थे और चला भी रहे थे, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हिंसा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि नहीं हिंसा करोगे तो फिर जो है ये आंदोलन अंग्रेज कुचल देंगे, ठीक है, और लगेगा कि जो है ये आंदोलन में दम नहीं था। तो लिहाजा कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसको जो है हिंसा के माध्यम से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अब दो तीन चीजें समझो आप। बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, जैसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद सरकार ने गिरफ्तार तो कर लिया और इसके बाद सरकार ने कठोरता से इसका दमन भी किया, कठोरता से आंदोलन का दमन किया, ठीक है ना। तो कहा कि दमन कर देंगे हम, ठीक, क्योंकि अब तो दमन हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े नेता सब गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा कि इसी बीच कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्होंने मेन भूमिका निभाने का काम किया। इस समय बड़े बड़े नेता जब गिरफ्तार हो गए तो बहुत से नेता आगे आए सामने, उन्होंने जो है भूमिगत माध्यम से, भूमिगत होकर उन्होंने काम किया। जिसमें सबसे पहले नंबर के नेता थे अच्युत पटवर्धन, ये नेता थे पहले। इसके अलावा भी थे अरुणा आसफ अली, ये भी नेता थी। इसके अलावा सुचेता कृपलानी थी,
ठीक है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, ये थे। इसके अलावा बीजू पटनायक, ये थे। इसके अलावा भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन ये खास खास नेता मैंने आपको लिखवा दिया है, ये खास खास नेता थे, ठीक है। तो इन नेताओं ने बागडोर संभाली। इन नेताओं ने क्या किया? इन नेताओं ने बागडोर संभाल ली। अब इनको बढ़िया से काम करना है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भाई अब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, हम लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा काम। क्लियर है? लेकिन सबसे बड़ी बाधा इस समय जो आ रही थी सामने, वो थी संचार की बाधा, कि भाई किस तरीके से संचार सेवा को बेहतर बनाया जाए। तो संचार सेवा को बेहतर बनाना, ये उद्देश्य था। क्योंकि अगर समाचार हम टाइम टू टाइम नहीं पहुंचाएंगे एक दूसरे को, तो फिर हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो संचार सेवा को बेहतर बनाना, ये उद्देश्य था इन लोगों का। ठीक है भैया। तो शहर के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभिन्न भागों में शहर के, इन्होंने क्या काम किया? रेडियो प्रसारण का कार्य शुरू किया। रेडियो, भूमिगत रेडियो, भूमिगत रेडियो प्रसारण। ठीक है, तो भूमिगत रेडियो प्रसारण वाला जो कार्य है, इसको शुरू किया गया कई शहरों में। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, कई शहरों में। क्लियर भैया? और इसकी शुरुआत ऐसा नहीं कि बहुत बाद में हुई, तत्काल हुई। 8 को आंदोलन शुरू होता, 9 को गिरफ्तारी होती है, 14 अगस्त को उषा मेहता ने रेडियो की शुरुआत की। ठीक है, किसने की शुरुआत? उषा मेहता ने की। इस चीज को ध्यान देना है, किसने शुरुआत की? उषा मेहता ने। इसको मैं सही से लिख देता हूं गाइस, रुकिए, सही से लिखते हैं हम इसको सीधी लाइन में लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। तो उषा मेहता ने इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत किसने की? उषा मेहता ने। उषा मेहता ने 14 अगस्त को रेडियो की शुरुआत की। ठीक है, तो रेडियो की शुरुआत की उषा मेहता ने। इस रेडियो से संचार सेवा जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करना शुरू कर दी। बहुत बड़ा रोल है। और इसमें ऐसा नहीं केवल उषा मेहता बोलती थी, बहुत सारे केंद्र बन गए थे इसके। कुछ केंद्र को बाबू भाई चला रहे थे, जबकि कुछ केंद्रों पर काम कर रहे थे राम मनोहर लोहिया साहब। नियमित रूप से ये लोग रेडियो पे बोलते थे, ताकि जनता का जो उत्साह है उसको बना के रखा जाए। ठीक है, हाँ। अच्छा, भूमिगत रेलवे था, मतलब भूमिगत रेडियो था, जिससे पता नहीं चलता था कि कहाँ से क्या वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार जो थी, जानते हो, सरकार पीछे पड़ जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी? सरकार जब पीछे पड़ जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी? इस चीज को ध्यान देना भैया। ठीक है, तो चूंकि 2 लोग चला रहे थे, पहले थी उषा मेहता, बोलने कई लोग बोलते थे, लेकिन चला रहे थे 2 लोग, उषा मेहता प्लस बाबू भाई। ये 2 लोग जो है रेडियो का संचालन कर रहे थे। ठीक है ना, हाँ, रेडियो संचालक थे ये लोग, रेडियो संचालक। ठीक है, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार, 4 साल की जेल। गिरफ्तार किया गया, कहा गया 4 साल की आप लोग दोनों को जेल होगी, आप लोगों ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था इसकी वजह से, रेडियो की वजह से। ठीक है ना, और 2-3 बातें आपको समझना है
कि सरकार ने इस पूरे आंदोलन का जो दोष था गांधी जी के ऊपर मढ़ दिया। कहा गांधी जी ने ही भड़काया और गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। गांधी जी ने इस आरोप को टोटली अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मेरा वक्तव्य जो था वो अहिंसा की सीमा में था, अर्थात मैंने हिंसक कोई बात नहीं बोली थी। ठीक है, गांधी जी ने सीधा कह दिया। ठीक है, इसी को ध्यान देना। और उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे इस चिन्ह के आधार पर दूसरे लोगों से अलग किया जा सके जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं। अर्थात मतलब गांधी जी बिल्कुल अहिंसक थे। उन्होंने ये संदेश दिया कि अहिंसा के माध्यम से हमको ये कार्य करना है, हमारा उद्देश्य हिंसा नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है भैया। हाँ, अब दो तीन बातें और हुई। इस आंदोलन का इतना बड़ा असर हुआ, इतना बड़ा असर हुआ कि बहुत से जगह पे समानांतर सरकारें भी गठित की गई। बहुत बड़ा असर हुआ इसका, और समानांतर सरकारें भी गठित की गई। ठीक है, कुछ भागों में, क्योंकि आंदोलनकारी इतना उग्र हो गए थे कि इन्होंने कहा कि भाई समानांतर सरकार हम लोग जो है गठित करेंगे, अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें बलिया में, बलिया हो गया, इसके अलावा हो गया तामलुक हो गया, तामलुक हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया सतारा, हो गया सतारा। तो यहां पे जो है समानांतर सरकार, कैसा सरकार, समानांतर सरकार जो है गठित किया गया। इस चीज को ध्यान देना है, समानांतर सरकार यहां पे गठित किया गया। जैसे पहली समानांतर सरकार बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि चित्तू पांडे, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे ने गठित किया बलिया में। ठीक है ना, क्या गठित किया, समानांतर सरकार। ठीक है, तामलुक में जाति सरकार का गठन किया गया, जाति सरकार का गठन। और इनकी नेता जो थी मातंगनी हाजरा थी, इनकी नेता जो थी मातंगनी तंगनी हाजरा। ठीक है, हाजरा थी। तो इन्होंने जो है इस तरीके से काम किया। ठीक है, और सतारा में भी समानांतर सरकार का गठन किया गया। सतारा ऐसी बात नहीं है, सतारा में भी किया गया। यहाँ पे जो है जो हुआ, वाईबी चौहान, इन्होंने जो है सरकार का गठन किया, सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया। तो सोचिए कि कितना तगड़ा ये आंदोलन था, जिसमें समानांतर सरकार भी जो है गठित कर दी गई। मतलब जनता का उत्साह इतना जबरदस्त बन गया कि इसमें जो है समानांतर सरकारों का भी गठन हुआ। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन अब दो तीन चीजें और ध्यान देना है कि इनका विरोध भी हुआ, आंदोलन का विरोध भी किया कई दलों ने। ठीक है, कई दलों ने विरोध भी किया। इस चीज को ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे दल थे जिन्होंने इसका विरोध किया। तो पहला जो दल था वो था साम्यवादी दल, साम्यवादी दल। ठीक है, दूसरा दल था मुस्लिम लीग। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। इसके अलावा कई नेताओं ने भी जो है, इन दलों ने विरोध किया, आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, ये तो दल हो गए। लोगों में अगर हम बात करें तो कुल मिला के तेज बहादुर सप्रू ने भी इसका आंदोलन का जो है, तेज बहादुर सप्रू ने आलोचना की, आलोचना की, कहा कि ये बिना विचार का किया गया, मतलब अविचारित, ये अविचारित था, मतलब बिना विचारे इसको शुरू कर दिया गया। इसका जो है इन्होंने आलोचना की। ठीक है ना, इसके अलावा कई और लोग थे, जैसे राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, इन्होंने भी आलोचना की।
ठीक है। इसके अलावा अंबेडकर ने आलोचना की, ठीक भैया, आलोचना की, अंबेडकर ने भी आलोचना की, ठीक है। इसके अलावा हिंदू महासभा, पार्टियों में और बात करें, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, तो यहां पे हो गई हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, ठीक है ना, इन्होंने भी विरोध किया। और एक दल था अकाली दल, पंजाब में सक्रिय था, इसने भी विरोध किया। तो इतने लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया, ठीक है, इस आंदोलन का विरोध किया। इस चीज को ध्यान देना। अब इस आंदोलन का परिणाम क्या क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं। हालांकि तत्कालीन स्थिति जो थी, इसका परिणाम जो हुआ, जागरूकता, जन चेतना, जन चेतना का विकास। भले ही तत्काल आजादी नहीं मिली, लेकिन जन चेतना का विकास हुआ, ठीक है, जन चेतना का विकास हुआ। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट उस समय। रूजवेल्ट ने एक पत्र लिखा, रूजवेल्ट ने पत्र लिखा और कहा कि आजादी दे दो। क्या कहा? आजादी दे दो। अंग्रेजों भारत को आजाद कर दो, भारत को आजाद कर दो, तभी शांति बनेगी, नहीं तो भारतीय विरोध करते रहेंगे, ठीक है ना। तो रूजवेल्ट ने भी अच्छा खासा वैचारिक सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों ने जो है, और कई लोगों ने इस चीज को जो है सपोर्ट किया। और ये जो अंग्रेजों भारत को आजाद कर दो, ये रूजवेल्ट ने सुझाव दिया खासतौर पे अंग्रेजों को। और रूजवेल्ट को ये सुझाव चीन के जो है शासक थे उस समय, जो है चीन के बड़े खास शासक थे चियांग काई शेक। चियांग काई शेक, तो इन्होंने चीन के चियांग काई शेक ने, इन्होंने रूजवेल्ट से कहा कि आप कहिए कि अंग्रेज भारत को आजाद कर दे, तभी पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बहाल होगी, नहीं तो बहाल नहीं होगी, ठीक है ना। तो तमाम तरह की चीजें हुई और इसके बाद ये आंदोलन को सप्रेस कर दिया जाता है और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप लोग एक बार इस क्लास को बढ़िया से देखें, समझिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। क्लास बड़ा ही रोचक है, तमाम तरह के पहलुओं को मैंने शामिल किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।